संपदा को उद्घाटित करने के लिए हम पूरी शक्ति के साथ में प्रयास और काम कर रहे हैं। दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत जरूरी है जानना चाहिए। जैसे मोदी सरकार के आने से पहले हमारे देश में टोटल 75 एयरपोर्ट थे, जिसमें से 60 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक सवाल ये कि सर कितने एयरपोर्ट 10 सालों में बने हैं, बन के तैयार हुए हैं और फुल्ली ऑपरेशनल हैं, और कितना एयरपोर्ट बनाने की दिशा में, हालांकि सिविल एविएशन का सवाल है लेकिन ये टूरिज्म से भी जुड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से टूरिज्म की बैकबोन अगर कोई है तो वो कनेक्टिविटी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं हो तो किसी भी तरह की टूरिज्म पोटेंशियल है लेकिन उसको हार्नेस नहीं किया जा सकता, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसका दोहन नहीं किया जा सकता। टूरिज्म के लिए जो दो क्रिटिकल चीजें होती हैं वो एक है इकोनॉमी की जो है स्टैटिक ग्रोथ, और दूसरी जो उसके लिए आवश्यक चीज है वो है कि हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी के ऊपर उसी गति के साथ में काम किया, और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी काम किया। आज हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो गई। कनेक्टिविटी का प्रश्न जहां आपने कहा, 74 एयरपोर्ट जिस पर हम खड़े थे और 60 ऑपरेशनल थे, आज वो संख्या बढ़कर के 174 175 के आसपास पहुंच गई। 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने। हिंदुस्तान में मॉडर्न एज रेलवे जो है वो शुरू हो गई। आप सब देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आज 150 से ज्यादा ट्रेन देश के मेजर डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए काम कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ और इस कनेक्टिविटी के ऊपर जिस तरह से काम हुआ है उसका परिणाम ये हुआ कि भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, विदेशी सैलानी आने की संख्या तो बढ़ी लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रजिस्टर की है। जो एक आंकड़े से मात्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिछले एक वर्ष में घर से बाहर निकल करके एक रात्रि विश्राम बाहर करके और वापस घर पे आने वाले ट्रैवलर्स की संख्या, वो बिजनेस के लिए भी हो सकती है, वो कॉर्पोरेट के लिए भी हो सकती है, वो टूरिज्म के लिए भी हो सकती है, वो लीजर के लिए भी हो सकती है, वो जो ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकती है। ऐसे यात्रा करने वालों की संख्या जो है वो 300 करोड़ पहुंच गई थी। मतलब भारत की आबादी का 2.5 गुना लोग जो है नंबर ऑफ ट्रैवल्स इंडिया में हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत की टूरिज्म इकोनॉमी के भविष्य को और उसके सुनहरेपन को हम सबके सामने रखता है। एक सवाल, चूंकि सबको पता ही है, आप पिछले एक दशक से आप भी सरकार में हैं, विभिन्न गहरी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। आप जोधपुर से आते हैं, जोधपुर ही आपका कार्य क्षेत्र है, वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जो जैसलमेर बाड़मेर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो बॉर्डर टूरिज्म है, पहले हमें यही पता था कि वो पंजाब की सीमा पे हम लोग परेड देखते थे अटारी पे और पैर पटक पटक के, बस बॉर्डर टूरिज्म के नाम पे हमें इतना ही पता था। लेकिन अब भारत सरकार इस दिशा में कुछ अच्छा करने जा रही है, बड़ा करने जा रही है, उस पर काम बहुत तेजी से आपका मंत्रालय कर रहा है। उस बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में सर प्रकाश डालें। माननीय उपेंद्र जी, आपने ठीक कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया नॉमेनक्लेचर दिया जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं, क्योंकि मुझे 20-22 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने का प्रत्यक्ष अवसर मिला। जो सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं उनको हम आखिरी छोर का गांव ऐसा मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा वो आखिरी गांव नहीं है, इट इज द फर्स्ट विलेज। और फर्स्ट विलेज की चेतना के साथ में उन क्षेत्रों का विकास हो और बॉर्डर टूरिज्म हो, प्रधानमंत्री जी की पहल पर इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। न केवल जैसलमेर बाड़मेर अपितु देश के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हम ऐसे स्थानों का चयन करके उनको चिन्हित करके वहां हम टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने और उनकी संभावनाओं को विस्तार देने पर काम कर रहे हैं ताकि अधिकतम लाइवलीहुड वहां जनरेट हो सके। ऐसे बॉर्डर विलेजेस जो कभी रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस होते थे, जहां जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, वहां उसके उलट लोग वहां जाकर के अधिकतम लोग वहां जुड़े, ताकि एक बॉर्डर पर रहने वाले गांवों में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन बने, ताकि वहां से पलायन रुके और वहां लोग रुके रहें, वहां लोग अधिक से अधिक लोग वहां बसे रहें, डटे रहें। और दूसरा कि हम अपनी सीमाओं को देख करके देश के नागरिक अपने देश के बारे में अधिकतम जान सकें, देश को पहचान सकें। और सीमा की सुरक्षा सामान्य मानवीय का कर्तव्य भी है
इसको लेकर के लोगों के मन में चेतना प्राप्त हो, इसके लिए इस पर काम हो रहा है। आपके मंत्रालय से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछ लेता हूं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बड़े प्रबल समर्थक रहे हैं। आलोचक ये कहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला जिस तरीके से भारत सरकार लागू करना चाहती है वैसे लागू करेगी तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त होने से जो पार्टी शासन में रहेगी उसकी मोनोपोली बड़ी गहरी हो जाएगी। तो आम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनकी बात क्षेत्रीय दलों से निकल के सामने आती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मानता हूं कि 77-78 साल में देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है, मतदाता इतना परिपक्व हो गया है कि वो सही और गलत का निर्णय करता है। आप सब लोगों ने देखा विभिन्न राज्यों में जहां संसद के चुनाव और जहां स्थानीय प्रदेश की विधायिका के चुनाव एक साथ होते हैं, वहां लोगों ने दो अलग अलग डिफरेंट मतदान किए। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न अब बेमानी हो गया है। लेकिन देश के सामने ये प्रश्न अवश्य है कि चुनावों के नाम पर, बार बार होने वाले चुनावों के नाम पर देश में वर्ष पर्यंत जिस तरह की उसके कारण से बाधाएं उत्पन्न होती है, विकास के कार्यों में जिस तरह के हिंड्रेंसेस आते हैं, अलग अलग चुनाव होने के चलते हुए जिस तरह से जो है खर्च देश का बढ़ता है, पब्लिक मनी का जिस वजह से जो है खर्चा होता है, इन दोनों को देखते हुए निश्चित रूप से आज समय की मांग और आवश्यकता है कि भारत के लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध, परिपक्व और समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से हम उस दिशा में आगे बढ़ें कि हम जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को साकार कर सकें। मुझे लगता है कि देश की जनता ने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है। इस पर ऑल पार्टी चर्चा हुई है, इस पर कमीशन बना है, इस पर आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में इस पर कमीशन बना था, उसने भी इसके ऊपर, उस कमेटी ने भी इस पर चर्चा करके अपना रिकमेंडेशन दिया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर जब रिपोर्ट आएगी तब देश के लोग मिलकर के इस बात का निर्णय करेंगे। और निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि जिस दिन ये लागू होगा उस दिन देश में एक नए अध्याय की नई शुरुआत होगी। देश एक नए रास्ते पर और गति के साथ में विकसित होने की दिशा पे चल पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत